हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेस। दोस्तों, हमने जो पॉलिटी की क्लास है उसमें सारे आयोग कर लिए हैं और राज्यपाल है वो हमने कर लिया है। राज्यपाल के जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनकी क्या है पीडीएफ तैयार हो रही है, जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान पॉलिटी का। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको जब राज्यपाल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया कि शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक राज्य विधानमंडल होता है जिसमें क्या क्या होता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। वैसे ही कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीएम और मंत्रिपरिषद है। देखिए, हमारे जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो भाग 6 है, हमारे संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6, पार्ट 6 है, वो बताता है राज्यों के बारे में। और उसमें जो अनुच्छेद है वो 152 से लेके और 237 तक के जो अनुच्छेद है उनमें राज्य के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जिनमें न्यायपालिका है, आपके कार्यपालिका और विधानमंडल के बारे में चर्चा की गई है। तो मैंने बताया था जब राज्यपाल पढ़ाया कि राज्यपाल से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 153 से लेके 167 तक के अनुच्छेद हमने राज्यपाल के बारे में देखे थे। अब देखिए, उनमें जब राज्यपाल में पढ़ा रहा था तब हमने 164 भी देखा, हमने 163 भी देखा। तब उसमें राज्य जो मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई थी। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। हम थोड़ा सा एक जो बेसिक जो पॉलिटी है उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। देखिए, भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है। भाई, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो दल सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करता है, एक तो उसकी सरकार बनती है, उसके अलावा दो सदन होते हैं जिसमें क्या होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। वैसे ही राज्य स्तर पे राज्य विधान परिषद और विधानसभा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उसमें जो प्रतिनिधि है वो चुने जाते हैं। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, वो सारे काम करता है। भारत में प्रधानमंत्री होता है, वो सारे काम करता है। तो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मेनली क्या होती है, इसमें एक तो ये होता है कि एक तो यहां होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका, एक तो इसकी ये विशेषता होती है। उसके अलावा संसदीय प्रणाली में क्या होता है, संसदीय प्रणाली में ये होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। और एक जो मेन विशेषता है वो है जो बहुमत प्राप्त करता है, यानी बहुमत वाले दल की कार्यपालिका। अब देखिए, इनका क्या अर्थ होता है। जैसे हम आपने एक वर्ड सुना है कि राष्ट्रपति है वो रबर स्टाम्प होता है। राष्ट्रपति क्या है, रबर की एक मुहर है। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति के नाम से वो सारे कार्य तो किए जाते हैं, पर राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे सारे काम करता है। यानी उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। और सारे काम कौन करता है, राष्ट्रपति, उनकी सलाह पे। वैसे ही राज्यों में क्या है, राज्यपाल। हमने लास्ट क्लास में राज्यपाल में पढ़ा था कि राज्यपाल है वो सारे काम क्या है, मुख्य जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री, उसकी सलाह पे सारे काम करता है। अब मैंने आपको 3 विशेषताएं ये बताई है। इन तीनों विशेषताओं में क्या हमारा पूरा चैप्टर है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है उस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है सारे काम के लिए जहां से वो प्रतिनिधि चुन के आए हैं। उसके अलावा बहुमत वाले दल की कार्यपालिका है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होगी, जिसके पास बहुमत होगा, वो दल क्या है, सरकार बनाएगा। सिंपल सा हमने 3 चीजें ये देखी। अब देखिए, भारत में संघात्मक शासन है। संघात्मक का मतलब फेडरलिज्म। फेडरलिस्ट
जो स्टेट है उसकी अवधारणा भारतीय संविधान में बताई गई है। भारत के संविधान की यदि विशेषताओं की बात करें तो अब ये संघात्मक का मतलब क्या होता है, सिंपल सा ये होता है कि यहाँ पे राज्य और केंद्र है उनको क्या है कि समन्वित करने का प्रयास किया गया है कि आप केंद्र, एक केंद्र है और एक है राज्य, तो दोनों स्तर पे क्या है, जो विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, उनमें संतुलन रहे। अब केंद्र पे यदि बात करें तो केंद्र में क्या होता है, संसद, और राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। भाई जैसी संरचना केंद्र में है वैसे ही जो संरचना है वो राज्य स्तर पे पाई जाती है। केंद्र संसद के दो भवन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। वैसे ही विधान मंडल के दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद और एक होता है आपके विधान सभा। अब इन दोनों के लिए कार्यपालिका की भी व्यवस्था संविधान में की गई है कि भाई एक कार्यपालिका है वो भी होनी चाहिए। कार्यपालिका का अर्थ मैंने बताया कि जब विधायिका यानी संसद कोई कानून बनाती है, चाहे आप संसद की बात कीजिए चाहे विधानमंडल के, वहां पे कानून बनते हैं, नीतियां बनती है, वो नीतियां और कानून इंप्लीमेंट कहाँ किए जाएंगे, व्यवहार में कहाँ लाए जाएंगे, उनको धरातल पे कहाँ लाया जाएगा, वो जगह होगी कार्यपालिका। यानी वो जो स्ट्रक्चर है वो कार्यपालिका होता है, जिसमें सीएम पढ़ा हमने, राज्यपाल पढ़ लिया, सीएम आज पढ़ने वाले हैं, और जो अपने सचिव स्तर के जो सचिवालय होता है, आईएएस अधिकारी होते हैं, आरएस अधिकारी होते हैं, वो सारे कहाँ काम करते हैं, कार्यपालिका में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएम। तो इस कार्यपालिका का, ये कार्यपालिका होती है, इसमें दो टाइप के प्रमुख पाए जाते हैं। एक तो होता है नाम मात्र का और एक होता है वास्तविक। अब केंद्र स्तर पे नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। और वास्तविक कौन होता है, पीएम। यानी राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्यों में भी क्या है, एक नाम मात्र का प्रमुख है और एक आपके वास्तविक प्रमुख है। अब सेम वैसे ही राज्यपाल में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है, और राज्यपाल किसकी सहायता से काम करता है, सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो सीएम क्या है, यहाँ पे वास्तविक प्रमुख है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सीएम। अब देखिए, अब एक जादुई अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये जादुई अनुच्छेद क्या होता है। जादुई अनुच्छेद ये होता है कि ऐसा अनुच्छेद जिसमें क्या है कि आपके सारी चीजें हैं वो पता चल जाए कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये है अनुच्छेद 163। अब ये 163 क्या बता रहा है, ये 163 बहुत ही सिंपल शब्दों में बता रहा है कि राज्यपाल की जो स्व विवेकीय शक्तियां हैं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि राज्यपाल की कौन कौन सी स्व विवेकीय शक्तियां हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, बाकी के जो काम है उनका निर्वाह करने के लिए राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री होगा एक, उसकी मंत्रिपरिषद होगी, उसकी सलाह के हिसाब से राज्यपाल काम करेगा। तो ये पूरा सेंटेंस हम एक बार देखते हैं। ये है कि उन बातों को छोड़कर, किन बातों को छोड़कर, उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्व विवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों में, अन्य कार्यों के निर्वहन में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया सीएम होगा। अब ये देखिए जादुई अनुच्छेद, यानी डॉक्टर बोला मुबारक हो, सीएम और मंत्रिपरिषद हुआ है।
दो जुड़वा बच्चे हुए हैं जिनका नाम है सीएम और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल की जो स्व विवेकीय शक्तियां हैं उनको छोड़कर राज्यपाल जो भी कार्य करेगा वो किसकी सलाह लेगा? मंत्रिपरिषद की, जिसका मुखिया कौन होगा? सीएम होगा। ये कौन बता रहा है? 163 अनुच्छेद बता रहा है। अब न्यूज सुनते ही आपने न्यूज सुनी कि मुबारक हो, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, आप खुशियां मनाने लग गए, सेलिब्रेशन करने लग गए। डॉक्टर बोला रुको रुको, जा कहां रहे हो, दो बातें और सुन के जाओ। वो दो बातें कौन सी है? वो दो बातें ये हैं कि जो राज्यपाल की स्व विवेकीय शक्तियां हैं उनके बारे में है वो दो बातें ये है कि जो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार की जो शक्ति है, यानी स्व विवेकाधिकार की शक्ति है, उसको एक तो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि भाई उस पर उंगली कोई नहीं उठा सकता कि आपका यह स्व विवेकाधिकार है, आपने किस हिसाब से काम किया है। वैसे संविधान में क्या है कि ऐसी स्वस्थ परंपराएं चली है। जब हम शासन प्रणाली देखते हैं, राज्यपाल ज्यादातर क्या है, उन जो आयोग बने हुए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनके हिसाब से कार्य करता है स्व विवेकीय शक्तियों में। पर इस पे कोई प्रश्नगत, यानी इस पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। दूसरा यह है कि ये जो मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया कौन है? सीएम। वो सलाह दे रहा है राज्यपाल को, तो उस सलाह को भी क्या है कि ये जो सलाह दे रहा है ना राज्यपाल को, मंत्रिपरिषद जो सलाह दे रही है, उस सलाह को भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये दो बातें क्या है, डॉक्टर बता रहा है कि जा कहां रहे हो, दो बातें तो सुनते जाओ। अब आपने बोला कि डॉक्टर साहब हमें ये दो बातें नहीं सुननी, हमने ये राज्यपाल पढ़ा तब भी सुन ली, आज आपने बताई अच्छा लगा, हमें बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि ये सीएम और मंत्रिपरिषद क्या है। अब राज्य वो जो डॉक्टर है वो आपको एक एक करके बताएगा कि ये सीएम और मंत्रिपरिषद क्या है। तो देखिए हम देखते हैं सीएम यानी मुख्यमंत्री। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी नियुक्ति, कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 164। 164 है, उसमें क्या है, नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अब राज्यपाल क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को बुला लेगा कि आ जाओ आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं? ठीक है, वो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए तो बुलाएगा। तो वो चीजें कौन सी है वो हम देखते हैं। भाई अब जैसे राजस्थान में चुनाव हुए, सब सोच रहे थे, बीजेपी के जो सरकार के जो मंत्री वो नेता थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पर अचानक से क्या, वसुंधरा राजे जी को पर्ची दे दी गई कि मुख्यमंत्री तो ये बनेंगे। ठीक है, अब राज्यपाल क्या है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 164 नंबर का अनुच्छेद ये बता रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है, आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करेगा। यानी सीएम बोलेगा कि भाई इन इन व्यक्तियों को, ये जो सदस्य चुन के आए हैं, मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, मेरे पास बहुमत है, और इनको क्या है, मंत्री बनाइए। तो राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो सीएम की सलाह पर करेगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल कि सर ये राज्यपाल जब नियुक्ति करेगा तो वो किस व्यक्ति को करेगा?
अब आप बोलोगे सर हमें तो इतना इतना भी नहीं मालूम क्या। जिस दल के पास सबसे ज्यादा क्या है सीटें हैं, बहुमत है, उनमें से उस दल के नेता को क्या है, मुख्यमंत्री की वो बनाया जाएगा, राज्यपाल उसको आमंत्रित करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, ठीक है। अब इसमें सवाल यह है कि यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले, ऐसी स्थिति आ जाए, तो राज्यपाल किन सिद्धांतों पे काम करेगा। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चार्ट के उसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो राज्यपाल अपने स्व विवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। राज्यपाल बहुत सारे जो पुराने केसेस हैं, ठीक है, और राज्यपाल जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, पुंछी आयोग है, सरकारिया आयोग है, उनकी जो सिफारिश है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से क्या है वो काम करता है। पर राज्यपाल का ये क्या है, स्व विवेक के अधिकार है। सिंपल क्या है कि राज्यपाल क्या करेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि बहुमत किसके पास है सबसे ज्यादा। जो व्यक्ति आएगा कि भाई मेरे पास है वो सबसे ज्यादा सीटें हैं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उस दल के क्या है व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। अब राज्यपाल के सामने ये सवाल आ गया कि किस दल, मतलब ये पता नहीं चल रहा कि कौन से दल के पास क्या है बहुमत है, ऐसी स्थिति है वो अस्पष्ट दिख रही है, तब राज्यपाल किस हिसाब से काम करेगा, वो चीज हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यदि बात करें कि जो स्थापित परंपरा है वो क्या बोलती है। स्थापित परंपरा मतलब कि जो चलन में क्या है, चलन में ये है कि राज्यपाल क्या करेगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करेगा। यदि ऐसा लगता है कि जो स्थिति है वो अस्पष्ट है, यानी पता नहीं चल रहा कि किस दल के पास पूर्ण बहुमत है, तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल तीन सिद्धांतों को काम में लेगा। राज्यपाल देखेगा कि चुनाव पूर्व किन दलों के मध्य क्या है वो गठबंधन हुआ है, तो चुनाव पूर्व क्या है, गठबंधन वाले दल जिनको क्या है, सीटें क्या है जिनके पास ज्यादा है, ठीक है। ऐसे दल जिन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया है, अलायंस बना लिया है कि हम चुनाव के बाद है वो सरकार बनाएंगे, तो ऐसे दल जिनके पास सीटें ज्यादा है, गठबंधन वाले दल है, उनको वो आमंत्रित करेगा। या फिर चुनाव के बाद भी गठबंधन हो सकता है, ठीक है, चुनाव के बाद क्या है, ऐसे दल है उनको क्या है कि वो बुला सकता है जिनके पास सीटें ज्यादा हैं, ठीक है। एक तो वो ये काम करेगा। तीसरा काम क्या है, और पहला मैं तीसरे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सबसे बड़ा दल होगा, बहुमत प्राप्त का दल होगा, उसको वो करेगा। इन तीन सिद्धांतों को क्या है, राज्यपाल क्या है अपनाएगा जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब आगे हम देखते हैं। अब आगे देखिए, मैंने आपको बताया कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है नियुक्ति। अब यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूटी जिसको बोलते हैं, यदि कोई केंद्र शासित प्रदेश है, भाई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे क्या है, विधानसभा है, जैसे ऐसे कौन से जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभाएं हैं, एक तो है दिल्ली, दिल्ली में क्या है भाई मुख्यमंत्री है, एक दिल्ली है और एक है पुडुचेरी। ये दो ऐसी यूटीज है, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे क्या है, विधानसभा है। अब इन दोनों ये दो विधानसभा है, ऐसे ही कोई केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे क्या है विधानसभा, वहां है ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा।
क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते, वहां उपराज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको प्रशासक बोला जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि भाई सवाल एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा विद्यमान है, वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन में राज्यपाल आएगा सबसे पहले ही, आप देखते ही क्लिक वो कर दोगे, पर वो गलत होगा। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। हमने क्या देख लिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल, कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः हम जानते हैं कि 5 वर्षों में क्या है, चुनाव होते हैं, 5 वर्षों में सरकारें बदलती है। तो हम लिखेंगे कि सामान्यतः जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो कितना होता है? पद ग्रहण से, जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। अब आप पूछोगे कि सर ये 5 वर्ष से पहले भी तो कई बार सरकारें हैं वो चेंज होती है। जी हाँ, 5 वर्ष से पहले भी क्या है, मुख्यमंत्री हट सकता है, उसकी सरकार अल्पमत में आ सकती है, वो अपना समर्थन है वो खो सकती है। तो सामान्यतः हम क्या देखेंगे कि जो पद ग्रहण है उससे 5 वर्ष तक क्या है, इसका कार्यकाल होता है। पर 5 वर्ष से पहले भी यदि सरकार है वो समर्थन खो दे, उसके जो खिलाफ है अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो जाए, तो 5 साल से पहले भी क्या है, सरकार वो गिर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है कि जो उसका कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, वो बहुमत के समर्थन के आधार पर निर्भर करता है। यानी भाई जब तक उसके पास बहुमत है, उसके पास क्या है, समर्थन है, ज्यादा सीटें हैं, तब तक उसका कार्यकाल है 5 वर्ष की जो अवधि है उसमें। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब मैंने आपको बता दिया नियुक्ति के बारे में कि नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो सामान्यतः कितना है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से पहले यदि वो समर्थन खो दे, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए उसके खिलाफ, तो क्या है कि सरकार गिर जाएगी। 5 वर्ष से पहले भी वो उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। अब देखिए, एक तो क्या है कि समर्थन है वो खो दे, ठीक है, या फिर उसके खिलाफ क्या है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए सरकार के खिलाफ। ये दो चीज मैंने यहाँ पे बता दी। अब आगे हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री की योग्यताएं क्या क्या होती है। कि मुख्यमंत्री की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। तो योग्यताओं के बारे में सिंपल सा बताया गया है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो योग्यताओं के बारे में संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। योग्यताओं के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री है वो, उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि विधानमंडल है, विधानमंडल का मतलब या वो विधान परिषद या फिर विधानसभा। विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वही क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यताएं।
अब आप सब जानते हैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो है 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो क्या है, विधानसभा का वो सदस्य हो सकता है और योग्यताओं से के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री है वो विधानसभा का सदस्य है, वो उसकी योग्यताएं होनी चाहिए कि वो विधानसभा का सदस्य हो। या फिर जिन राज्यों में विधान परिषद है, यदि विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री है तो उसको क्या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब राजस्थान में तो क्या है, सिर्फ विधानसभा है। अब देखिए, विधान परिषद का यदि मुख्यमंत्री सदस्य नियुक्त किया जाता है, वो जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो वो दो चीजों से वंचित रह जाएगा, यानी वो खुद को थोड़ा सा क्या है, वो कमजोर महसूस करेगा। वो कौन सी चीजें हैं? एक तो ये कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में क्या है, कौन भाग लेता है? एक तो राज्यसभा, ठीक है, एक लोकसभा और एक विधानसभा यानी एमएलए। तो राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तो क्या है कि जो जो सदस्य विधान परिषद से आएगा और वो मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया, तो वो राष्ट्रपति चुनाव में क्या है, वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा यदि मान लीजिए उस मुख्यमंत्री की जो सरकार है उसके खिलाफ सदन में आ गया अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव के वक्त वो वोटिंग नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री को देखने को मिलती है कि यार मेरी सरकार गिरा रहे हो और मुझे ही वोट नहीं डालने दे रहे हो, क्यों? उसके पीछे क्या कारण है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है ना, वो सिर्फ विधानसभा में ही क्या है, लाया जाता है, और वो सदस्य कहां का है, विधान परिषद का, तो वो वोट नहीं कर सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं दे सकता। अब वो भी सोचेगा कि यार ये गजब सिचुएशन है, मेरी सरकार गिराई जा रही है और मुझे ही वोट नहीं डालने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में ही लाया जाता है। ये चीज हमने देख ली। मैंने क्या बताया आपको, योग्यताएं क्या होनी चाहिए? संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं है योग्यताओं से संबंधित। यहाँ पे सिंपल ये बताया गया है कि विधानमंडल है, यानी जिसमें विधान परिषद है या विधानसभा, उसका सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो ही क्या है, मुख्यमंत्री की योग्यताएं होनी चाहिए। अब सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं कि मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और आप एमएलए का चुनाव लड़ लीजिए या विधानसभा के आप सदस्य वो निर्वाचित हो जाइए। पर यहाँ पे दो चीजें हैं, यदि कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य के रूप में आता है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में कोई मुख्यमंत्री है, वो नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो ही भाग लेते हैं। इसके अलावा वो वोट मतलब चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। इसके अलावा यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो वो वोट ही नहीं दे सकता, खुद की सरकार गिर रही है और वोट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव है वो विधानसभा में ही लाया जाता है। ये चीज हमने देखी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, अब आपके मन में एक सवाल ये आया कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य ही ना हो, ना वो विधानसभा का हो ना विधान परिषद का, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बना दे। जैसे अभी चुनाव हुए हैं तो आपके मन में जिज्ञासा आई होगी कि जो राजस्थान में क्या बीजेपी की सरकार बनने जा रही थी, तो ऐसे आया कि मतलब अर्जुन राम जी मेघवाल है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या जो चित्तौड़गढ़ से जो सांसद है बीजेपी के
जो प्रदेशाध्यक्ष है सीपी जोशी जी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो आपने ये सोचा होगा कि यार वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, या किसी राज्यसभा सदस्य को भेज दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो सदस्य विधानमंडल का यदि सदस्य नहीं है तो वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो हम क्या देखेंगे? यदि कोई सदस्य यहां लिखेंगे हम, यदि कोई व्यक्ति जो, मैं एक ही सेंटेंस लिख देता हूं यहां, विधानमंडल, जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब आप भी सोचेंगे कि ये तो गजब बात हो गई कि कोई भी सदस्य विधानमंडल का सदस्य ही नहीं है। आप तो बोल रहे थे कि सर योग्यता ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होनी चाहिए, और अब आप ये बोल रहे हो कि कोई व्यक्ति विधान जो मंडल का सदस्य नहीं है फिर भी उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हो। पर सुनिए जवाब क्या है इसका। परंतु संविधान ऐसे ही थोड़ी है, संविधान में हर चीज का क्या है, स्पष्टीकरण बताया गया है। परंतु उसे 6 माह में, यानी 6 माह में, 6 मंथ्स में उसको विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। समझ गए अब कि भाई सदस्य नियुक्त तो कर दो, आप राज्यसभा सांसद को ले आओ चाहे लोकसभा सांसद को, पर 6 महीने में उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। किसी एक विधायक को संतुष्ट करना पड़ेगा कि यार तू बैठ जा, तेरी जगह अब हम मुख्यमंत्री को ही लेके आ रहे हैं। तो वो बेचारा पहले तो चुनाव लड़ा, उसने अच्छा मतलब संघर्ष किया, उसके बाद उसको बिठाया जाएगा, क्योंकि पार्टी हित में वो सोचेगा कि मैं ये भी त्याग दे दूं। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा राजस्थान में हुआ है क्या कभी कि जो सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं था, विधानसभा का सदस्य नहीं था, और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया? जी हाँ, ऐसा राजस्थान में हुआ है। कि एक तो भैरव सिंह जी शेखावत, और एक है जगन्नाथ जी पहाड़िया, हमारे राजस्थान के सीएम रहे हैं। दो हमारे जो वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व वो नेता रहे हैं, भैरव सिंह जी शेखावत और जगन्नाथ जी पहाड़िया। ये दोनों शपथ के समय सदस्य नहीं थे विधानमंडल के। तो फिर क्या किया गया? उपचुनाव करवाया गया। ठीक है, भैरव सिंह जी शेखावत है वो राज्यसभा सांसद थे, और जगन्नाथ जी पहाड़िया है वे लोकसभा सांसद थे। तो उपचुनाव करवाए गए। उपचुनाव में भैरव सिंह जी शेखावत है, उन्होंने छबड़ा से उपचुनाव जीता, और जगन्नाथ जी पहाड़िया है वो जब सीएम बने तो उन्होंने वेर जो भरतपुर में एक जगह है वहां से चुनाव जीता, फिर ये विधायक बने। उसके बाद क्या है, इनको सीएम की शपथ दिलाई गई, मतलब सीएम की शपथ तो हो गई थी, इनको 6 महीने में क्या सदस्यता प्राप्त करनी थी। तो 2 बार राजस्थान में ऐसे व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत पूछते हैं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड कि ऐसे वो मुख्यमंत्री जो शपथ के वक्त विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ऐसा यदि सवाल आ जाए तो उनका नाम क्या है? एक तो भैरव सिंह जी शेखावत जो शपथ के वक्त क्या है, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उपचुनाव के बाद ये बने, जब शपथ ली थी ये राज्यसभा सांसद थे। और एक जगन्नाथ जी पहाड़िया, इन्होंने भी क्या है, शपथ के वक्त क्या है, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधानसभा ये उपचुनाव में सदस्य बने, और ये थे लोकसभा सांसद। ठीक है, ये चीज हमने देख ली।
अब हम आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। अब हम देखते हैं शपथ। सीएम यानी मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यानी राज्यपाल द्वारा है, सीएम और जो मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। और इस शपथ का प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो अनुसूची 3 में है, शेड्यूल 3 में है। अनुसूची 3 में क्या है, ये जो शपथ दिलाई जाती है उसका प्रारूप बताया गया है। ये चीजें हमने देख ली। हमने देख लिया नियुक्ति, हमने देख लिया कार्यकाल, उसके बाद हमने कुछ फैक्ट देखे, कुछ संवैधानिक प्रावधान देखे, हमने योग्यताएं देख ली, और हमने शपथ के बारे में देख लिया कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री है उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और जो अनुसूची 3 है उसमें क्या है, फॉर्मेट बताया गया कि किस फॉर्मेट में है वो शपथ दिलाई जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे त्यागपत्र। तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। अब राज्यपाल को मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं, मुख्यमंत्री त्यागपत्र कब देते हैं, या तो भाई 5 वर्ष की जो अवधि है वो पूर्ण हो जाए और राज्य में क्या है, चुनाव करवाने हैं, जैसे अभी अशोक गहलोत जी त्यागपत्र दे के आए। इसके अलावा सरकार आ गई अल्पमत में, ठीक है, और राज्यपाल बोले कि आप अपना जो वो समर्थन है वो दिखाइए कि आप बहुमत में है या नहीं। तो मुख्यमंत्री सोचेगा कि यार मेरे पास तो सीटें नहीं है, वो त्यागपत्र दे देगा। या फिर क्या है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो गई, या फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और वो बहुमत है वो सिद्ध नहीं कर पाए, ठीक है। अब मुख्यमंत्री जब त्यागपत्र देता है तो ये त्यागपत्र ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने ही त्यागपत्र दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का क्या है, नेता है, वो प्रमुख है। तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उसने ही त्यागपत्र दिया है। भाई अब राज्यपाल है वो एक एक मंत्री के थोड़ी त्याग पत्र लेगा। ऐसा माना गया है कि मुख्य, क्योंकि मैंने आपको बताया संसदीय प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उसने त्याग पत्र दिया है, ऐसा माना जाता है। एक चीज तो ये हो गई। सॉरी। अब देखिए, त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। अब मैं एक यहाँ पे चीज लिखूं कि सीएम व मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में सवाल आता है, ये प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जो विधानसभा है उसके प्रसाद पर्यंत तक, यानी जब तक सरकार के पास बहुमत है, समर्थन है, तब तक वो पद धारण करते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इसका जो वास्तविक जो हिडन जो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई। हमने देख लिया मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, योग्यताएं हैं, पदावधि है, कार्यकाल है, त्यागपत्र है, शपथ है, उनके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, उसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है, कौन जो मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं,
कौन एमपी रहे हैं, कौन राज्यसभा सांसद रहे हैं, या बीच में जो भी कोई फैक्ट आता है, बहुत बार फैक्ट पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।